So this is Dr. Bhupesh once again from Dr. BKM Institute, and today we are doing another letter, which is kind of different letter. It's a very important letter, and please listen to this video till the end because otherwise it's simple. But again, there is a specific thing that we would like to discuss, जो हमने पहले भी की थी. इस डिस्चार्ज बैक काइंड ऑफ अ लेटर ये कैसे पता लगता है. तो लास्ट लेटर जो हमने डिस्चार्ज बैक लेटर किया था उसमें पता लग गया था, 3-4 जगह पे लिखा हुआ था ट्रांसपोर्टेड बैक, डिस्चार्ज बैक. Using the information, write a letter to Mrs. Mantha Bruin, senior nurse at Grey Walls Nursing Home, 27 Station Road, Grey Walls, who will be responsible for Mr. Baker's continued care at the nursing home. तो मेन बात ये समझ आती है. अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम हमेशा बात करते हैं लेटर किसको लिख रहे हैं. टू हुम वी आर राइटिंग द लेटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो इस केस में हम सीनियर नर्स को लिख रहे हैं. वो सीनियर नर्स है ग्रेवाल नर्सिंग होम की. Who will be responsible Mr. Baker's की continued care. तो हमें ये भी पता लग गया. So I'm writing this letter regarding Mrs. Brown, जो उनके पास आएगी, and you need to provide her continued care. Continued care में क्या क्या है? मॉनिटर मेडिकेशन, स्किन इंटेग्रिटी को प्रिजर्व करना है, यानी स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई है, फ्रैक्चर हुआ होगा या कुछ हुआ होगा या सर्जरी हुई होगी. कंटिन्यू एक्सरसाइज प्रोग्राम डन. इक्विपमेंट रिक्वायर्ड विली वॉकर, वेज पिलो और टॉयलेट रेजर. हॉस्पिटल विल प्रोवाइड विली वॉकर एंड पिलो. यानी हम इस लाइन को सबसे अच्छा लिखने का तरीका ये है जब लास्ट में लिखना होगा. सो नाउ शी इज बीइंग डिस्चार्ज. So it would be greatly appreciated if you could monitor the medications and could preserve her skin integrity. Apart from this, yeah, along with this, exercise program needs to be continued, and few equipments would be required, such as Willy Walker, wedge pillow, and toilet razor. Out of which, it is very nice to use this word, जिसमें से. Out of which, जिसमें से. Out of which, जिसमें से. जो वो वाला है, this toilet wedge pillow and this have been arranged, and razor would be arranged from the. किया जाएगा तो will be arranged. किया जाएगा तो मतलब will be arranged from the local supplier. तो इस लाइन को ऐसे बना सकते हैं. लेकिन हाँ, फर्स्ट पैराग्राफ में हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं है. फर्स्ट पैराग्राफ में हमें बस ये बताना है that we are writing the letter to the senior nurse जिसको continued care. फर्स्ट पैराग्राफ में सिर्फ ऐसे लिखना, she is being referred to you to continued care. ये लास्ट में हम एक्सप्लेन करेंगे एज यूजुअल. जो बच्चे नहीं हैं उनके लिए मैं इतने अच्छे से बता रहा हूँ. नाउ कमिंग टू द फर्स्ट पेज ऑफ द लेटर. अब देखिए डाटा सिलेक्शन कैसे होता है. डाटा सिलेक्शन हमेशा डिस्चार्ज प्लान के बेस पे होता है. तो डिस्चार्ज प्लान में मेडिकेशंस है, स्किन इंटीग्रिटी है, एक्सरसाइज प्रोग्राम है और वो है. तो विली वॉकर का मतलब वो चल नहीं पा रहा, वेज पिलो का मतलब उसे एक पिलो चाहिए, और टॉयलेट रेजर का मतलब ताकि उसे, बिकॉज शी वुड नॉट बी एबल टू सिट, सो दैट्स व्हाई शी रिक्वायर्स दिस. तो इसके हिसाब से हमें डाटा सिलेक्शन करना होता है. जो हमें डिस्चार्ज प्लान दिया है और कंटिन्यूड केयर, ये दो वर्ड हैं. सो इसके हिसाब से हम डाटा सिलेक्शन करेंगे. कौन से दो वर्ड्स के हिसाब से? कंटिन्यूड केयर एंड सेकंड वन वाज मेडिकेशंस एंड ऑल द स्टफ. मेडिकेशंस. और हमारे पास और किसको लिख रहे हैं लेटर, तो हमें ये पता लग गया हम किसको लिख रहे हैं. एंड प्लीज अपने माइक म्यूट कर लो. जहाँ से भी वॉइस आ रही है, मुझे बैकग्राउंड से कहीं से वॉइस आ रही है, प्लीज अपने माइक्स म्यूट कर लेना. दैट वुड बी वेरी वेरी नाइस ऑफ यू इफ यू कुड डू दैट. तो ठीक है, आई एम जस्ट रनिंग अहेड विद डाटा सिलेक्शन. तो विडोर है, 3 सितंबर को हमारे हॉस्पिटल में आई थी, 7 सितंबर को डिस्चार्ज, यानी हमारे पास टोटल 4 डेज अगो आई थी और हमारे पास 4 डेज रह गई है. 3rd 4th 5th 6th 7th टोटल ही रिप्लेसमेंट हुआ है. तो हमें ये पता लग गया क्यों वो स्किन इंटेग्रिटी कह रहे थे, क्यों वो चल नहीं पा रही है. सो इस वर्ड को कभी भी ऐसे नहीं लिखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. गलती से लिख देते हैं शी वाज डायग्नोज्ड विद टोटल हिप रिप्लेसमेंट. नो, शी वाज एडमिटेड टू अवर हॉस्पिटल फॉर टोटल हिप रिप्लेसमेंट. ये लिखना चाहिए. कभी भी इसको डायग्नोज में नहीं डालना, बिकॉज इट इज नॉट अ डायग्नोसिस, इट इज नॉट अ डिजीज. सो इट इज फॉर द टोटल हिप रिप्लेसमेंट. लिव्स एट ग्रेवाल नर्सिंग होम. अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस लेटर का, यहीं से सारा डाटा चेंज होता है. लिव्स एट ग्रेवाल नर्सिंग होम, और हम लेटर लिख किसको रहे हैं? ग्रेवाल नर्सिंग होम. तो देखो वो नर्सिंग होम में ही रहती है और वापस नर्सिंग होम जा रही है. तो यहाँ इस लेटर, ये स्पेसिफिक लेटर है जिसमें कहीं पे भी ये हिंट नहीं दिया हुआ कि वो वापस जा रही है. तो ये आपको अपने आप पिक करना होता है कि वो वहां से आई है और वो वहां पे जा रही है और 4 साल से वहां पे रह रही है. सो मेरी फर्स्ट लाइन पक्की तैयार होगी, दैट आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग मिस हु हैज बीन इन योर केयर सिंस लास्ट 4 years. आपके पास है सिंस लास्ट 4 years.
कहाँ पे दे रखा है 4 years, वो मेरे को दे रखा है यहाँ पे 4 years। तो ये बात समझ नहीं, आई हैव बीन राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग हु हैज बीन लिविंग इन योर केयर, हैज बीन के साथ सिंस और फॉर का यूज, हैज बीन इन योर केयर सिंस लास्ट 4 years एंड वाज एडमिटेड, ये फर्स्ट लाइन लिखनी चाहिए, एंड वाज एडमिटेड टू अवर हॉस्पिटल, हमारे हॉस्पिटल में एडमिट की गई थी फॉर टोटल हिप रिप्लेसमेंट। सो दैट इज हाउ यू शुड राइट इट। प्लीज ये बात सबको समझ आई? आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ से वो पिक करना होता है। तो ओईटी के लेटर्स में कोई बड़ी बात नहीं होती। अगेन मैं कहता हूँ ओईटी इज एन इजी थिंग टू क्लियर, बट हर लेटर में ना कुछ स्पेसिफिसिटी, कुछ अलग चीजें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी। जैसे इस बार का जो लेटर ओईटी के पेपर में आया वो ऐसा ही आया है, डिस्चार्ज बैक वाला लेटर ही आया है जो परसों आया है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है कि ऐसा लेटर आ सकता है। तो उस केस में यही लिखना है कि आपके पास 4 सालों से रह रहा है, वो दिया होगा उसके हिसाब से। एंड अब जैसे ही आपने ये कहा कि वो 4 सालों से आपके पास रह रहा है, यानी ये सारी सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री उसको पता है। तो इस लेटर का सबसे बड़ा पंच यही होता है, हु हैज बीन इन योर केयर सिंस लास्ट, या फिर लिख सकते हो हु हैज बीन योर रेजिडेंट सिंस लास्ट 4 years, हु हैज बीन योर, या हु हैज बीन रेजिडेंट ऑफ योर नर्सिंग होम सिंस लास्ट 4 years, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। प्लीज मैम माइक से वॉइस आ रही है साइलेंट। who has been living in your nursing home, ऐसे भी लिख सकते हैं फर्स्ट लाइन को, who has been living in your nursing home since last 4 years and was admitted to our hospital for total hip replacement। तो ये सब सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री अनइम्पोर्टेंट हो जाती है ऐसे लेटर में, तभी इतने बड़े लेटर में से डाटा सिलेक्शन छोटा होता है। तो प्लीज आपको ये सब बातें याद रखनी है। एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्लियर फ्यू बिट ऑफ ट्राइंग सो दैट इट डज नॉट क्रिएट अ क्योस, क्योंकि वो क्रॉस लगा हुआ है। सो आई हैव टू डू दैट, अनडू अनडू अनडू, आई डोंट वांट दिस। कोई बात नहीं। सो ये रिकॉर्डिंग में आई गया है, सो प्लीज वॉच दिस नाइसली सो दैट यू कैन नो एवरीथिंग। नाउ हम उसके आगे डाटा सिलेक्शन देखते हैं। तो हमें ये पता लगा है 2008 में आर्थराइटिस था, रिक्वायर रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो ये वाले पॉइंट को आप ऐसे यूज कर सकते हो सेकंड पैराग्राफ में। एज यू नो, आपको बताया था ऐसे लेटर्स में, ये सेकंड पैराग्राफ की बात कर रहा हूँ। तो जब कंटिन्यूड केयर वाले, तो एक बार मैं दोबारा बोलता हूँ, आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग मिसेस ब्राउन who has been residing या who has been living in your nursing home since last 7 years or since last 4 years and was admitted to our hospital for total hip replacement. Now the surgery has been done and her condition is better, so she is being transferred back। ये second पंच होता है ऐसे लेटर का। पहला पंच था one of your residents, second पंच so she is being transferred back to your nursing home for and she would be requiring continued care, ऐसे लिखना होता है। for continued care नहीं लिखना होता, ऐसा लिखना होता है she would be transferred back and will be requiring, या and you are advised to follow few instructions for a speedy recovery, या ये वाली लाइन लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं she is being transferred back to your nursing home and will be requiring continued care, ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर and you are advised to follow few instructions for a speedy recovery। ऐसे लेटर में कभी भी ये नहीं लिखना होता दैट शी इज बीइंग ट्रांसफर्ड बैक टू यू फॉर कंटिन्यूड केयर। फॉर वर्ड कभी नहीं यूज करना होता, ये प्लीज अच्छे से समझ लेना, क्योंकि हमें डेली क्या आता है फॉर कंटिन्यूड केयर, फॉर पैलिएटिव केयर, तो कभी भी फॉर का यूज नहीं करना। सो एज यू नो शी वाज डायग्नोज्ड विद, इस लाइन को अब ये सेकंड पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ मैंने आपको बोल दिया, सेकंड शी वाज डायग्नोज्ड। फर्स्ट पैराग्राफ में ज्यादा नहीं पर्पस बताना होता है, तो हमने बता दिया हिप रिप्लेसमेंट हुई है, ठीक हो गई है, वापस आपके पास आ रही है, और कंटिन्यूड केयर चाहिए फॉर स्पीडी रिकवरी। So as you know, she was diagnosed with osteoarthritis. इसको यूज कर सकते हैं osteoarthritis in 2008, for which, जिसके लिए she required, उसको चाहिए था, second form, she required hip replacement surgery. So ड्यूरिंग एडमिशन, सो आफ्टर एडमिशन सर्जरी वाज डन। मतलब मैं सो के बिना ये सेंटेंस खत्म नहीं कर सकता, ये सेकंड पंच होता है ऐसे लेटर्स का। तो फर्स्ट पंच मैंने आपको बताया है कि हैज बीन रिजाइडिंग, सेकंड ट्रांसपोर्ट बैक, और फिर सेकंड पैराग्राफ में जरूरी नहीं है यहाँ पे लिखना है, पर इट इज बेटर टू राइट हियर एज यू नो शी वाज डायग्नोज्ड विद ऑस्टियोआर्थराइटिस इन 2008 फॉर व्हिच शी रिक्वायर्ड टोटल हिप रिप्लेसमेंट, ऐसे शी रिक्वायर्ड, सो आफ्टर एडमिशन सर्जरी वाज डन, ठीक है, या हिप रिप्लेसमेंट वाज डन। तो ये तब वाली हिप रिप्लेसमेंट थी जो अब की है। तो इसको जरूरत तो पिछले 2-3 सालों से थी, पर इसने करवाया 2010 में, पिछले 2 आफ्टर एडमिशन हिप रिप्लेसमेंट वाज।
हाइपरटेंशन आपका बस ऑनगोइंग मैनेजमेंट है और पोल्स फ्रैक्चर वाली बात को लिखने की जरूरत नहीं है। मोनिका मैम प्लीज साइलेंट कर लो। तो उसके बाद आपको हिप रिप्लेसमेंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है और इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। हाइपरटेंशन वाली बात लिख सकते हो क्योंकि मेडिकेशंस में है कि हमें कंटिन्यू करना है। तो अगेन आपको यहाँ पे डाटा सेव करना है क्योंकि ये पेशेंट वहीं से आया वहीं जा रहा है। तो प्लीज़ समझो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए प्लीज़ इस चीज़ को नहीं लिखना कभी भी। और खासकर ट्रांसपोर्टेड बैक वाले लेटर में तो वही चीज़ें लिखनी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ। हाइपरटेंशन का भी ना लास्ट में दे नहीं रखा, पर मेडिकेशंस का पॉइंट दे रखा है, मॉनिटर मेडिकेशंस। तो हमें डिस्चार्ज प्लान के हिसाब से डाटा सिलेक्शन करना होता है। तो यहाँ तक मेरी बात आई होप सबको क्लियर होगी। बाकी रिकॉर्डिंग प्लीज 2-3 बार सुनना, हर रिकॉर्डिंग को 2-3 बार सुनो तब आपको फायदा होगा। फिर मेडिकेशंस, क्योंकि एक बार सुनने से हमें ये तो समझ आ जाता है कि मेरे को समझ आ गया अच्छे से, लेकिन टू अंडरस्टैंड, टू इनकलकेट, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे लिखने के लिए आपको 2-3 बार सुनना चाहिए। एस्पिरिन, रैमप्रिल ये सब चल रही हैं पोस्ट ऑपरेटिवली, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकेशन है क्योंकि इन्हीं को तो मॉनिटर करना है। ये देखो यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, इसको लिखना है। So during hospitalization, daily dressing on the surgical site was done. Staples would be required after 2 weeks. ये देखो ये वाली लाइन कहाँ से रिलेट हो रही है, ये वाली लाइन कहाँ से रिलेट होती है, ये वाली लाइन रिलेट होती है डेली ड्रेसिंग ऑन द इncision and staples would be removed after 2 weeks. But by then it is important to preserve her skin integrity. तो ये आ गया, ये पॉइंट यहाँ से रिलेट होता है। Strengthening exercises and occupational therapy was given, जिसके लिए फिजियोथेरेपी शुड बी कंटिन्यूड, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। ये देखो फिजियोथेरेपी कंटिन्यू फिजियो एक्सरसाइज प्रोग्राम, तो ये वाला लास्ट पॉइंट है। सो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा आपको ये बात जान के बड़ा अच्छा लगेगा, वैसे आप सबने यूज किया होगा, कि गुड मोबिलिटी पोस्ट ऑपरेशन विली वॉकर्स के साथ ठीक चल रहा है विदाउट डिफिकल्टी। रिगार्डिंग टाइम और स्पेस की नॉलेज कम है एनेस्थेटिक के कारण। ये वाली बात लिखने की, ये जो सबसे मुश्किल लाइंस है ना इन लेटर की, इनको लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। प्लीज इस बात को अच्छे से समझ लेना कि यही मैं आपको ओईटी के बारे में बताना चाहता हूँ। जो लाइन सबसे डिफिकल्ट होती है ना बनानी, उनको लिखने की जरूरत ही नहीं होती। जैसे यहाँ पे टाइम के रिगार्डिंग उसका डिसोरिएंटेशन है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि एनेस्थेटिक इफेक्ट था, वो तो खत्म हो गया होगा 4 दिनों में। तो उसको अब बताने की क्या जरूरत है जब उनको ट्रीटमेंट देनी नहीं उससे रिलेटेड। तो इसको ये प्लीज डिस्चार्ज प्लान के हिसाब से डाटा रिलेट करना होता है। तो इसको बताने की कोई जरूरत नहीं थी एनेस्थीसिया के कारण वो मतलब अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा था। फिर आप कहोगे सर ये एचबी वाली बात, एचपी बिगड़ा था लेकिन स्टेबल हो गया, तो इसको भी नहीं बताना। हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनगोइंग मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड फॉर एनीमिया, तो कर सकते हो, लिख सकते हो, पर ये हमें डिस्चार्ज प्लान में नहीं दिया। तो अगेन दैट मेक्स इट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगर आपने इस चक्कर में लिख भी दिया ऑनगोइंग मॉनिटरिंग में तो कोई बात नहीं। इस बात को एफबी टेस्ट, यूईटी टेस्ट, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इन्हीं टेस्ट के बाद तो पता लगा है, फुल ब्लड एग्जामिनेशन के बाद तो पता लगा कि भाई उसका एचबी गिर गया है। तो कहने का मतलब ये है कि प्लीज जो मुश्किल लाइंस होती हैं जिसका समझ नहीं आता, यही खास बात है ओईटी की, जो समझ नहीं आता उसको लिखने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं होती। आई होप आप सबको ये लेटर अच्छे समझ आया हो। ऑफकोर्स हम डिस्कशन अभी भी कैरी आउट करेंगे, बट आई वॉज डूइंग इट फॉर फॉर रिकॉर्डिंग सो दैट वी कैन सेंड इट टू यू। डिस्कशन हम अभी भी करेंगे। So this is Dr. Bhupesh and I will save this letter so that we can upload it on the YouTube and you guys can see it again. और प्लीज एक लेटर को एक बार नहीं 5 बार देखो। जब YouTube चैनल खोल ही लेते हो तो वो नेक्स्ट वीडियोस हमारी दिखाएगा, आप उन वीडियोस को भी देखो। आप खाली बैठे भी अपनी तैयारी कर सकते हो, इट विल improve your performance. So please do that. Thank you very much and now we will start the discussion.